Hello everybody and welcome back to SK1AKS and we're back again with another video of mine and आज हम लोग JEE Advanced 2025 का जो फर्स्ट पेपर है उसका सेक्शन 3 देखेंगे एंड वेल इनिशियली आई थॉट कि इसमें तीन ही सेक्शंस है 1, 2 एंड 3 जैसे सेकंड पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसमें तीन ही सेक्शंस थे 1, 2 एंड 3 बट टर्न्स आउट यहाँ से जो हम तीन क्वेश्चंस कम किए गए हैं वो एक एडिशनल सेक्शन में डाले गए हैं। जैसे सेक्शन 2 में 3 इंस्टेड ऑफ 4 क्वेश्चन थे जबकि पेपर 2 में 3 थे एंड यहाँ पे सिर्फ 6 प्रॉब्लम्स हैं इंस्टेड ऑफ 8 जैसे सेक्शन 2 में थे। तो जो 3 प्रॉब्लम्स यहाँ से कम हुए दैट इज एक्चुअली एन एडिशनल सेक्शन ऑन दैट, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 3 हम लोग देखते हैं एंड दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। पहले 8 से स्टार्ट करते हैं। 8th as in 8th problem of the entire paper. And this is a person sitting inside an elevator performs a weighing experiment with an object of mass 50 kilograms. Suppose that the variation of the height y in meter of the elevator from the ground with time t in second is given by y equals 8 times 1 plus sine 2 pi small t over capital T, where capital T equals 40 pi second, taking acceleration due to gravity j equals 10 meter per second square. The maximum variation of the object's height in Newton as observed in this experiment is. तो ये हमें बताना है बेसिकली क्या केस है कि आपके पास एक एलिवेटर है एंड इस एलिवेटर में आपने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, एक वेइंग मशीन पे रखा है, ऑलराइट। एंड फिर ये एलिवेटर की जो हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये नहीं बताया गया ऊपर एक्सेलरेट करे या फिर नीचे एक्सेलरेट करे, बताया जा रहा है कि जो एलिवेटर की हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है दिस इज 1/8 टाइम्स में brackets 1 plus sine 2 pi small t over capital pi. This is the height of the elevator with respect to ground and capital T is 40 pi seconds. अगर इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 50 किलोग्राम है एंड हमें g क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तब इस ऑब्जेक्ट की जो वेट है उसमें मैक्सिमम क्या वेरिएशन होगा। तो मैक्सिमम वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वेट माइनस मिनिमम वेट कर देते हैं। वेट यहाँ पे चेंज क्यों होगी, वेल देखो पहली चीज़ क्या हो रहा है, ये जो एलिवेटर है क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल एक हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही है, एक हार्मोनिक मोशन कर रही है। क्यों एक हार्मोनिक मोशन कर रही है, अगर इस चीज़ को मैं एक्सपांड करूँ दिस इज 8 प्लस में 8 साइन 2 pi small t over capital pi। ये इस ऑब्जेक्ट की इस एलिवेटर की हाइट हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब टाइम तुम 0 रखते हो तो आपको बेसिकली क्या मिलता है, 8 मीटर पे ये एलिवेटर है। लेकिन उसके बाद बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे हमारी टाइम इंक्रीज करी इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी एंड एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होगी, जब टी आपकी क्या हो जाएगी 2 पाई बाई टी आपकी हो जाएगी समथिंग लाइक दिस। यहाँ से मिल सकता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, किस पे होती है, जब 2 पाई टी डिवाइडेड बाई में कैपिटल टी क्या होगा 2 पाई हो जाएगा, राइट, रादर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो भी आपकी टाइम है उस पर क्या होगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिल जाएगी एंड ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा 16 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे फिर से टाइम इंक्रीज के इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या की डिक्रीज करेगी एंड इस एलिवेटर की हाइट फिर यहाँ से डिक्रीज करेगी एंड फिर कहाँ पे पहुँच जाएगी, वेल ये डिक्रीज करते करते आई सपोज 0 पे भी पहुंच जाएगी क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो ये हो गया -8 एंड यहाँ से 8 से कैंसिल हो गया तो ये 0। तो 0 और 16 के बीच ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है एंड एक हार्मोनिक ऑसिलेशन है। क्यों, क्योंकि साइन फंक्शन ऑफ ऐसा टाइम आपको दिख रहा है, जो वेरिएशन इन हाइट दिख रही है एज अ साइन फंक्शन दिख रही है। तो ये क्लियरली ऑसिलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्लियरली है। अब जब एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे एक अपैरेंट वेट बनेगी एंड ये एक्सेलरेशन खुद चेंज कर रहा है एंड चूंकि एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है अपैरेंट वेट भी चेंज कर रही है, तो हमें मैक्सिमम वेरिएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, जो वेरिएशन इन वेट है इसे मैं डेल्टा डब्ल्यू करता हूँ, ये हो जाएगा मैक्सिमम वेट जो रिपोर्ट होगा माइनस में मिनिमम वेट। कीप इन माइंड जो वेट एक वेइंग मशीन पे रिपोर्ट होता है वो एक्चुअल में उस वेइंग मशीन पे कितनी नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो हम मेजर करते हैं कि उस पर नॉर्मल फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है।
अब इस पे नॉर्मल फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है वो वेट करते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि उस पे ग्रेविटी कितनी लग रही है। अब नॉर्मल उसे आपने एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रखा है तो ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स तो बराबर होंगे, लेकिन जब ये एलिवेटर पूरी वेइंग मशीन एंड पूरी एलिवेटर खुद एक्सेलरेट करेंगे तो ये बराबर नहीं होंगे, तब नॉर्मल फोर्स कितनी लगेगी? वेल, अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में पूरा एलिवेटर, ये सब पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है तो हमारी नॉर्मल फोर्स हो जाती है मास टाइम्स में g माइनस ए, राइट। एक्चुअल में प्लस, जब ये ऊपर जा रहे हैं तो ये प्लस हो गया, जब ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से तब नॉर्मल फोर्स क्या होता है? mg माइनस ए हो जाता है। तो अगर मुझे मैक्सिमम वेरिएशन निकालना है बेसिकली नॉर्मल फोर्स में ही, वी आर बेसिकली डूइंग अब एन मैक्स माइनस एन मिन, तो मैं बेसिकली कर सकता हूँ कि एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ए मैक्स, इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड उसके लिए नॉर्मल फोर्स निकाल देता हूँ। फिर एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब एक्चुअल में जो मिनिमम वैल्यू होगी, उसे मैं यहाँ से फाइंड कर देता हूँ एंड एन मिनिमम निकाल लेता हूँ एंड फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोइंग असाइड साइंस, यहाँ पे भी हम लोग ए मैक्स कर देते हैं, यहाँ पे भी ए मैक्स कर देते हैं, क्योंकि जी माइनस है तब ये मिनिमम मिल जाएगा, मैं साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? ए मैक्स कर देंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तब हमारी ऐसी नॉर्मल फोर्स बनेगी, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ऐसी नॉर्मल फोर्स बनेगी। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता कितना है? दिस इज मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई टाइम्स में एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस चीज़ का? एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड क्या है? 8 है। दिस नॉट 16, दिस नॉट 8 1 प्लस जो भी है, दिस इज सिंपली 8, क्योंकि ये वाला हमारा ऑसिलेटिंग टर्म है, एम्पलीट्यूड 8 है। ऑलराइट, अब ओमेगा क्या है? ओमेगा होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई में कैपिटल टी, दिस थिंग राइट हियर। ओके, तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया, अब हम लोग अगर वेरिएशन इन वेट निकालते हैं, दी अपैरेंट वेट, तो ये क्या हो जाएगा? पहले यहाँ से लिख लेते हैं mg प्लस में a max माइनस mg माइनस a max, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स में मास टाइम्स मैक्स एक्सेलरेशन, ये हो गया 2 टाइम्स में मास टाइम्स में। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें करना है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, ऑब्जेक्ट का मास 50 किलोग्राम, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई में क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड है 40 पाई सेकेंड, सो 40 पाई सेकेंड 20 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये इसे कैंसिल कर दिया। तो अब सिर्फ ओमेगा स्क्वायर करना है तो ये हो गया 1 बाई क्या में 1 बाई 400 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 zeros आ गए। टाइम्स में एम्पलीट्यूड क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड हमारा हो जाएगा 8, यहाँ पे है, दिस इज 8। अब 8 इस चीज़ को कैंसिल कर देगा कितनी बार में? 40 टाइम्स, 50 टाइम्स में, एंड ये इसे कैंसिल कर देगा तो हमें बेसिकली ओवरऑल क्या मिला? 2 न्यूटन की हमारी डिफरेंस इन वेट मिल गया। तो ओवरऑल इतना डिफरेंस आएगा हमारा इस अपैरेंट वेट में, दैट इज द मैक्सिमम डिफरेंस। तो अगर आपके पास मिनिमम बेसिकली वेट मिल रहा है, यू ऐड इन दैट 2 न्यूटन एंड दैट इज द मैक्सिमम वेट शोन इन दिस क्वेश्चन। तो अगर ओवरऑल हम लोग देखें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, जो ऑसिलेशन हो रही है, उससे मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है इस केस में उतनी बड़ी नहीं है। क्यों उतनी बड़ी नहीं है? वेल, आपको क्लियरली मिल रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो 40 पाई सेकेंड बताया गया, दैट इज आवर कैपिटल टी राइट है। तो अगर कैपिटल टी इतना बड़ा है तो उस केस में यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारी ओवरऑल एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है एक्सेलरेट का हमें इस एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, तो क्लियरली हमारी जो एक्सेलरेशन इस केस में बन रही है उतनी बड़ी नहीं बन रही है। मतलब वेट डिफरेंस भी isn't that big compared to the mass of the object. ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में वेट कितना है? इसकी एक्चुअल वेट कितनी है? 500 न्यूटन। तो ओवरऑल इसकी 502 न्यूटन मैक्स वेट हो जाएगी
एंड अगर मिनिमम वेट की बात करें इनफैक्ट 501 होगी, 501 न्यूटन इसकी मैक्सिमम वेट हो जाएगी एंड 499 न्यूटन इसकी मिनिमम वेट हो जाएगी. So that's our answer. उसके आगे I'll have to pause the video at this point and erase all of it and then we'll proceed further. Alright, now back once again. अब हम लोग next problem देखते हैं 9th. And this is a cube of unit volume contains 35 times 10 to the power 7 photons of frequency 10 to the power 15 hertz. If the energy of all the photons is waved as the average energy being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then the amplitude of the magnetic field is alpha times 10 to the power minus 9 Tesla. Taking permeability of free space mu naught equals 4 pi times 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Planck's constant H equals 6 times 10 to the power minus 34 joule second and pi equals 22 by 7. The value of alpha is, तो इतना हमें डाटा गिवन है. बेसिकली क्या है कि एक बॉक्स है, यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर कर देंगे क्योंकि SI यूनिट में बात हो रही है, तो SI यूनिट्स है 1 क्यूबिक मीटर्स का वॉल्यूम होगा. वो इतने फोटॉन्स कंटेन करता है एंड इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10 to the 15 हर्ट्ज. सो आई एक्चुअली हैव अ वे ऑफ राइटिंग दिस एज f इंस्टेड ऑफ म्यू. जस्ट गॉट दिस न्यू रिसेंटली. तो ये हो गया 10 to 15 हर्ट्ज हो गया. हमारी अगर म्यू नॉट हम लोग ये ले रहे, h ये ले रहे एंड पाई ये ले रहे, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एम्पलीट्यूड अल्फा टाइम्स 10 पावर माइनस 9 टेस्ला है. अल्फा क्या है? टेकिंग कि इन फोटॉन्स के जो टोटल एनर्जी है उसे हम लोग एवरेज एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं. तो पहले इनके पास एनर्जी है कितनी? एक फोटॉन के पास एनर्जी होगी, एक फोटॉन के पास h टाइम्स में इनकी फ्रीक्वेंसी. ऑलराइट, तो व्हाट इज दैट? दैट इज दिस नंबर टाइम्स में दिस नंबर. तो अगर n फोटॉन्स है हमारे पास, टोटल यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स में प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स में इनकी फ्रीक्वेंसी. देख लेते हैं, 35 टाइम्स में 10 पे पावर 7 ये हो गया, टाइम्स में क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट 6 इंटू 10 पावर माइनस 34 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो गई 10 टू द 15 हर्ट्ज. इतनी जूल हमारी क्या होगी? एनर्जी होगी. इससे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 15 और 7 कितना होता है? यू हैव 7 हियर, 7 5 12 एंड एक यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे बचा 35 6 टाइम्स 10 पे पावर माइनस 34 टाइम्स में 10 पे पावर क्या हो गया? 22 हो गया. राइट, क्योंकि 15 प्लस 7 करें तो 22 होगा. अब 34 माइनस 22 क्या होता है? एक 2 बच गया, एक 1 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -12. तो इतनी हमारी टोटल एनर्जी इन दैट बॉक्स कंटेन्ड है ड्यू टू दिस फोटॉन्स. अब अगर इस एनर्जी को मैं वेव करूं एज द एवरेज एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये फोटॉन्स है, बेसिकली लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? टोटल एनर्जी डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक पार्ट की एनर्जी डेंसिटी प्लस में मैग्नेटिक पार्ट की एनर्जी डेंसिटी, कि इसमें कितना पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कंटेन्ड है प्लस मैग्नेटिक फील्ड में कितना कंटेन्ड है. एंड दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली ई नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में बी नॉट स्क्वेयर बाई में 2 म्यू नॉट. E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड. फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड होती है दैट इज c टाइम्स में मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड. तो हम लोग इसे क्या कर देते हैं? बी नॉट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर देते हैं. दिस इज नाउ बी नॉट स्क्वेयर c स्क्वेयर बी नॉट स्क्वेयर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में बी नॉट स्क्वेयर बाई 2 म्यू नॉट. अब इसे मैं क्या करता हूँ? बी नॉट स्क्वेयर ओवर 2 कॉमन ले लेता हूँ एंड फिर हमें मिल जाएगा c स्क्वेयर ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस में 1 ओवर म्यू नॉट. एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग स्पीड ऑफ लाइट एज 3 टाइम्स 10 पे पावर 8, क्योंकि हमसे ऑलरेडी कहा गया है कि म्यू नॉट हमें ये लेना है, एप्सिलॉन नॉट की बात की ही नहीं गई. सो इन दैट केस हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, या तो हम लोग
एप्सिलॉन नॉट को स्पीड ऑफ लाइट एंड म्यू नॉट के टर्म्स में लिखें या फिर द अदर वे अराउंड, बट सिंस इट इज मोर नेचुरल टू डिफाइन सी एज 3 × 10⁸, तो हम लोग वो कंसिडर करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को फिर मैं लिखता हूँ, अब हो गया सी स्क्वायर आज 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने कर दिया कि एप्सिलॉन नॉट इज 1/c स्क्वायर टाइम्स में हो गया म्यू नॉट, राइट। तो उस केस में हमें ये चीज़ मिल जाती है b0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 एंड टाइम्स में c स्क्वायर बाई में एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट इतना है, तो दिस नाउ c डिवाइडेड बाई में c स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 1/c स्क्वायर म्यू नॉट, प्लस में यहाँ पे 1/μ0 अभी भी है, सो दिस इज नाउ b0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 टाइम्स में हो गया। अब ये जो c स्क्वायर म्यू नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, सो दैट्स नाउ c टू द पावर 4 म्यू नॉट, प्लस में क्या है 1/μ0 है, सो दिस इज नाउ b0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2, अब म्यू नॉट को भी बाहर निकाल लेते हैं एंड टाइम्स में क्या हो गया 1 + c टू द पावर 4 म्यू नॉट का स्क्वायर, राइट। डज इट सीम परफेक्ट? ओवरऑल यहाँ पे 1/μ0 हो जाएगा, यहाँ पे c टू द 4 म्यू नॉट हो जाएगा, ऑल राइट परफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग म्यू नॉट को एक्चुअल में ये वैल्यू रख सकते हैं एंड म्यू नॉट का स्क्वायर कर सकते हैं, c का 3 × 10⁸ करेंगे। दिस इज द क्या है ये, दिस इज द एवरेज जो हमारी एनर्जी डेंसिटी है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड। क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो यूनिट वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब आपकी इतनी एनर्जी भी हो गई, क्योंकि एनर्जी इज व्हाट, जितनी एनर्जी डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है टाइम्स में आप वॉल्यूम कर दो, सो दिस इज अ यूनिट वॉल्यूम राइट हियर, इतनी एनर्जी उसमें कंटेन्ड है। एंड इससे हमें किससे इक्वेट करना है कि हमें कंसिडर करना था ये जो एवरेज एनर्जी है ये किसके बराबर है, इसके टोटल एनर्जी के बराबर है, मतलब 35 टाइम्स में 6 टाइम्स में 10 टू द पावर -12 के इक्वल इसे अब रखना है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब अगर मैं बेसिकली म्यू नॉट को 4π × 10⁻⁻7 कर दूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाएगा b0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 टाइम्स में 4π × 10⁻⁻7, यहाँ पे हो गया 1 प्लस में c टू द पावर 4 हो गया, मतलब 3 × 10⁸ का 4th पावर हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो गया म्यू नॉट का स्क्वायर हो गया, मतलब 16 पाई स्क्वायर टाइम्स में 10⁻⁻14 हो जाएगा, किसके इक्वल है 35 टाइम्स में 6 टाइम्स में 10⁻⁻12 इसके इक्वल होगा। उसके बाद पाई को भी हमें स्क्वायर करना है एंड दैट विल बी 22² / 7 का स्क्वायर, तो ये पाई को यू हैव टू राइट एज 22/7। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, b0 स्क्वायर को लिखता हूँ आज दिस थिंग 35 टाइम्स में 6 टाइम्स में 10⁻⁻12 टाइम्स में 2 टाइम्स 4π टाइम्स में 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस दिस थिंग राइट हियर, ये हो जाएगा 9 का भी स्क्वायर कितना होता है 81 टाइम्स में हो गया 10 पे पावर, अब 8 4s are 32 एंड दिस इज 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 7 का स्क्वायर 49 टाइम्स में क्या हो गया 10⁻⁻14। अब इन्हें हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले मैं एक इनकी ऑर्डर देख लेता हूँ कि यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 14 है, ऑलराइट, एंड इसे क्लियरली यहाँ पे 81 से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पे भी 82 स्क्वायर है। ओवरऑल देखें दिस इज़ वेरी मच ग्रेटर कंपेयर टू 1, तो इस 1 को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ कि 1 में इसमें ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो मैं इसे निगलेक्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे कुछ ऐसा नंबर मिल रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स को कैंसिल कर देता हूँ सीधे। क्या कैंसिल कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से इसे कितनी बार में कैंसिल करें, 8 बार में कैंसिल कर देते हैं। फिर 4 से इसे कितनी बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। पाई से इससे एक बार में यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 22 ही बचा, ऑलराइट। फिर 7 अब ऊपर क्लियरली जाएगा तो इनसे मल्टीप्लाई करेगा, दैट्स ऑलराइट।
उसके बाद अगर हम लोग कोई टर्म कैंसिल कर सकते हैं, नॉट रियली। फिर हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी है। दिस इज 2 6 और 2 8 16 हो गया, यहाँ पे 35 टाइम्स में 7 हो गया, टाइम्स में 10 पे पावर क्या है -12 -7 -19 हो गया, डिवाइडेड बाय में दिस इज 16 टाइम्स में क्या है 22 टाइम्स में हो गया 10 पे पावर -10 पे पावर 32 -14 कितना होगा 12 -4 अगर करें, सो दैट इज 8, राइट, 8 4 12, ऑल राइट। सो 12 -4 अगर कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -1 1 बचेगा, दिस इज 10 पे पावर 18 हो गया। एंड देन अगर हम लोग देखें सो ओवरऑल B0 देखना है, एंड यू हैव टू इक्वेट दैट विथ अल्फा टाइम्स में 10 पे पावर -9, तो इस चीज़ का भी स्क्वायर रूट भी करना है। सो आई एम स्टिल थिंकिंग कि अगर यहाँ पे कोई नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, बट वी कैन सी 7 5 में ये कर सकता हूँ, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर टाइम्स में 5 टाइम्स 10 पे पावर -19, ये तो हो जाता है 4 का स्क्वायर टाइम्स में 22, क्या किसी नंबर का स्क्वायर है, वेल नॉट रियली, तो इसे मैं 2 टाइम्स में 11 तो लिख ही सकता हूँ, टाइम्स में 10 पे पावर 18 हो गया, ऑल राइट। फिर अगर हम लोग देखें तो B0 हो जाएगा, अब सीधे इसका रूट निकालते हैं। इनफैक्ट मैं इस चीज़ को इधर कर सकता हूँ, तो -19 प्लस में फिर -18 हो जाएगा, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 9 8 17 37 के। तो एक और बार मैं इसे अब ऐसे लिखता हूँ, 7 स्क्वायर डिवाइड टाइम्स में 5 टाइम्स में 10 पे पावर -37 डिवाइडेड बाय में क्या 4 स्क्वायर टाइम्स में 2 टाइम्स में 11 टाइम्स में 10 पे पावर 18, ये हो गया 18। अब यहाँ से हट गया, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 36 से कर देते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 1 नंबर हियर, सो बाई मल्टीप्लाइंग 1 नंबर हियर, फिर ये 5 यहाँ पे बच गया, ये 36 हो गया, कि अगर ये अब ऊपर जाता तो ये -37 हो जाता। हियर वी हैव दिस थिंग। तो अब अगर मैं B0 करता हूँ, दिस शुड बेसिकली इक्वल 7 डिवाइडेड बाई में 4 टाइम्स में स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई में 20 हो गया। इनफैक्ट अब इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 5, नाउ दिस इज परफेक्ट, 5 से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होके एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 4 था, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7/8 स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया 10 पे पावर -36 हो गया, मतलब 7/8 टाइम्स में 10 पे पावर -36 का स्क्वायर रूट करेंगे, सो -10 पे पावर -18 हो जाएगा। एंड इसे किससे इक्वेट करना है, इसे इक्वेट करना है विथ अल्फा टाइम्स में 10 पे पावर -9, मतलब अल्फा क्या मिल गया 10 पे पावर -18 को मैं 10 पावर -9 टाइम्स में 10 पावर -9 लिख सकता हूँ, तो अल्फा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई में 8 टाइम्स में 10 पे पावर -9, ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट। सो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, यहाँ पे थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन हो गई, लेकिन एट दी एंड काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो गए थे अगर हम लोगों ने ऐसे कंसिडर किया। इसका जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, काफ़ी सिंपल था। हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने थे यूजिंग द प्लैंक आइंस्टाइन फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एंड वेल एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, एंड उसे इक्वेट करना था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके अंदर जो एनर्जी है वो बेसिकली कितनी है, उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। सो एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, एंड वॉल्यूम तो यूनिट वॉल्यूम था, सो इट इज़ बेसिकली द एनर्जी डेंसिटी ओनली। दोनों पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकाल के ऐड करो, एंड दैट यू हैव इट, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड फिर हम लोग 9th प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद 10th प्रॉब्लम पे मूव करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन। अब हम लोग 10th प्रॉब्लम देखते हैं। दिस गोज लाइक, two identical plates P and Q radiating as perfect black bodies are kept in vacuum at constant absolute temperatures Tp and Tq respectively, with Tq is lesser than Tp as shown in figure 1. The radiated power transferred between per unit area from P to Q is W0.
Subsequently, two more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in figure 2. Assume the heat transfer takes place only between adjacent plates. If the power transferred per unit area in the direction from P to Q, figure 2 in this steady state is Ws, then the ratio W0 over Ws is. तो यहाँ पे एक प्लेट Q है, ऑलराइट, एंड फिर ये जो प्लेट Q है, एंड ऐसे ही हमारे पास एक प्लेट है Q. दिस इज P. इनफैक्ट इसे मैं ऐसे बना देता हूँ. दिस इज P और ये प्लेट हो गई Q. एंड P से Q तक क्या ट्रांसफर हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है एट अ रेट W0. इट इज बेसिकली बीइंग टोल्ड कि P कितने टेम्परेचर पे, T कैपिटल P पे, कैपिटल Q कितने टेम्परेचर पे है, Q पे है, आइडेंटिकल प्लेट्स है एंड दोनों रेडिएट कर रही हैं एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज. इन्हें कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स पे रखा गया है एंड TQ इज लेसर देन TP. सो TP इज ग्रेटर देन TQ. ये इससे ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इसमें हीट रेडिएट करेगा एंड इट हैज़ बीन टोल्ड दैट द रेडिएटेड पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया फ्रॉम P to Q इज व्हाट इज W0. पर यूनिट एरिया W0 है. तो अब हम लोग देखें आइडेंटिकल टू दीज हम लोगों ने दो और प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दिया इन दोनों के बीच. ये P था, ये Q था. हम लोगों ने दो और प्लेट्स इंट्रोड्यूस कर दिया एंड ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है अब सिर्फ एडजेसेंट प्लेट्स के बीच हीट ट्रांसफ़र हो रही है. तो यहाँ पे हो गया WS. इस स्टेडी स्टेट में अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक क्या कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, द पावर पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन इज़ क्या इन दिस स्टेडी स्टेट WS. तब द रेशियो W0 ओवर में WS क्या है? तो ये आई थिंक एक सिंपलर प्रॉब्लम है. यहाँ पे बेसिकली देखना है कि द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया क्या होगा. दिस इज सिग्मा, ये दिस इज द स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट्स व्हाट यू कॉल इट एज फार एज आई रिमेंबर. टाइम्स में क्या हो जाएगा, बिटवीन टू मान लो पॉइंट्स ले लेते हैं 1 and 2. सो T1 to the power 4 माइनस T to the power 4. इनफैक्ट मैं 1 and 2 नहीं लेता हूँ, मैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ले लेता हूँ. बिटवीन टू बॉडीज, टू परफेक्ट ब्लैक बॉडीज कंसिडर करो, एक T1 टेम्परेचर पे, एक TB टेम्परेचर पे, तो इतना पर यूनिट एरिया पावर ट्रांसफर होता है. ऑलराइट, अब देखो तब इस केस में P एंड Q के बीच कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है. W0 बताया गया है, ये W0 इक्वल होना चाहिए सिग्मा टाइम्स में क्या TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4. ये एक इक्वेशन हम लोग याद रख लेते हैं. यहाँ पे जब इन बॉडीज को प्लेस करो, सो इन दिस स्टेडी स्टेट अगर यहाँ से यहाँ किस रेट पे WS रेट पे पावर ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक भी WS रेट पे होगा एंड इन दोनों के बीच भी WS रेट पे होगा. तो अगर ये बॉडी T कैपिटल A टेम्परेचर पे एंड ये T कैपिटल B टेम्परेचर पे, आई एम लेबलिंग दम एज कैपिटल A एंड कैपिटल B, इसलिए जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने स्मॉल ए एंड स्मॉल बी यूज़ किया. तब मैं कह सकता हूँ कि ये जो WS होगा इस केस में, जब यहाँ से यहाँ ही ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या होगा, सिग्मा टाइम्स में हो जाएगा दिस टेम्परेचर जो कि TP था, यहाँ पे ये TQ हो गया, दिस TP टू द पावर 4 माइनस में इसका टेम्परेचर क्या है, T कैपिटल A टू द पावर 4. अब द फैक्ट कि एडजेसेंट प्लेस के बीच ऐसे हीट ट्रांसफर हो रही है, हमें पता चलता है दिस हैज़ टू बी, TP हैज़ टू बी ग्रेटर देन TA एंड TA को TA से TB से बड़ा होना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो एंड TB को TQ से बड़ा होना पड़ेगा ताकि यहाँ हीट ट्रांसफ़र हो. सो दैट्स हाउ द टेम्परेचर्स गो. वैसे ही एंड सिंस उसी रेट से इन दोनों के बीच भी हीट ट्रांसफ़र होगी, तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ, सिग्मा टाइम्स में TA टू द पावर 4 माइनस TB टू द पावर 4 एंड उसी रेट से इन दोनों के बीच भी हीट ट्रांसफ़र होगी. सो दिस ऑल्सो सिग्मा टाइम्स में TB टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4. ऐसे हम लोगों ने इक्वेशंस लिखे, तीनों को इक्वेट कर दो. दिस इज WS, दिस इज WS एंड दिस इज WS. तीनों को इक्वेट कर दो, सिग्मा तीनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं,
इनफैक्ट इक्वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे क्या करते हैं, अगर तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों इक्वेशंस ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3WS WS प्लस WS प्लस WS। 3WS इज इक्वल टू सिग्मा, एक कॉमन ले लिए तीनों से बाहर, TP टू द 4 माइनस TA टू द 4, जब इससे ऐड होगा तो यहाँ पे माइनस TA टू 4 है, यहाँ पे प्लस TA टू 4 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस TB टू 4 है, यहाँ पे प्लस TB टू 4 है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सिग्मा तो बाहर लिया था कांस्टेंट का एक कॉमन, तो TP टू 4 माइनस TQ टू 4। हमें पता है कि सिग्मा टाइम्स में TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4 तो क्या है, ये W0 है, मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये तो W0 थी। तो 3WS क्या हो गई, W0 के इक्वल हो गई, मतलब W क्या निकालना था, नॉट डिवाइडेड बाई में WS क्या है, ये 3 के इक्वल हो गई। W0 ओवर WS ही निकालना था, यू थ्रो दिस थिंग हियर। तो जो W0 एंड WS का रेशियो है दैट इज 3, एंड ऐसे ये 10th प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। उसके आगे अगेन एट दिस पॉइंट आई विल पॉज द वीडियो एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोगों ने 10th प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, एंड एज आई टोल्ड इन आई थिंक माई फर्स्ट वीडियो इन दिस पेपर, ऑप्टिक्स वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का कहने तक क्वेश्चन आते हैं 10th 11th, इसे स्किप कर देंगे ड्यू टू द फैक्ट दैट for starters मैं nearly all of ray optics भूल चुका हूँ, so we are going to skip ray optics and हम लोग 12th शुरू करते हैं। वेव ऑप्टिक्स हम लोगों ने सॉल्व किया था, इनफैक्ट 12th भी वेव ऑप्टिक्स को कंसर्न करता है। एक्चुअल में इसका कॉन्टेक्स्ट तो वेव ऑप्टिक्स ही है, वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। हम लोगों ने ओवरऑल एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन इन द बिगनिंग स्किप किया था, एंड ये हम लोग 11th स्किप कर रहे हैं, सो बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स इन द एंटायर पेपर, आई डोंट थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। 12th problem है, a single slit diffraction experiment is performed to determine the slit width using the equation BD over capital D equals m lambda, where B is the slit width and D the shortest distance between the slit and the screen, and small d the distance between the mth diffraction maximum and the central maximum, and lambda is the wavelength. Capital D and small d are measured with scales of least count of 1 centimeter and 1 millimeter respectively. The values of lambda and m are known precisely to be 600 nanometer and 3 respectively. The absolute error in micrometer in the value of B estimated using the diffraction maximum that occurs for m equals 3 where D equals 5 millimeter and capital D equals 1 meter is. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्या डिटरमिन करने के लिए, स्लिट विड्थ डिटरमिन करने के लिए, विच इज दिस B राइट हियर। वी नो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस, यहाँ पे जो स्क्रीन है स्लिट है, स्लिट्स है और स्क्रीन है, क्या ही ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैपिटल D है 1 मीटर। ऑलराइट, एंड उसके बाद हमारी जो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है, नॉट स्लिट्स के बीच में, विच इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे जो स्मॉल d डिस्टेंस है विच इज द डिस्टेंस बिटवीन mth डिफ्रैक्शन मैक्सिमम एंड द सेंट्रल मैक्सिमम, ये क्या है 5 मिलीमीटर फॉर m इक्वल्स 3। मतलब अगर थर्ड डिफ्रैक्शन मैक्सिमम देखो तो बेसिकली डिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा के पैटर्न्स बनेंगे, उसमें से थर्ड मैक्सिमा पैटर्न बनो देखो, और उसके और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच डिस्टेंस क्या है, वो 5 मिलीमीटर है। फिर बताया गया है कि जो वर्नियर कैलिपर्स यूज किया गया है, not exactly vernier calipers mentioned है, what do we again use vernier calipers for, I think उसे diameter measure करने के लिए जो भी स्केल यूज किया गया है इन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी को मेजर करने के लिए, उसके बेसिकली क्या है, उसकी लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैपिटल डी को जिस स्केल से मेजर किया है उसकी जो लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, स्मॉल डी को मेजर करने वाली स्केल की लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। तो इस केस में और क्या इंफॉर्मेशन बताई गई है, और इंफॉर्मेशन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा
लैम्डा की वैल्यू प्रिसाइज है 600 नैनोमीटर, जो हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं प्रिसाइजली 600 नैनोमीटर की है, एंड m हमें बताया गया ये तो 3 है, वी ऑल्सो नो दैट। सो इस केस में माइक्रोमीटर में एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी इन द वैल्यू ऑफ b, जो कि स्लिट विड्थ है, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो पहली चीज़ इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं, b हो जाएगा m लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, दैट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। हम लोग पता है कि m क्या है, एग्जैक्टली 3 है, और ये एग्जैक्टली 3 क्यों है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल मैक्सिमम, तो अगर थर्ड मैक्सिमम हो सकता है, फोर्थ मैक्सिमम हो सकता है, उतनी हमें प्रिसिजन तो होगी, तो इसमें हमें बताइए एग्जैक्टली 3 है। ऑलराइट, उसके बाद लैम्डा हमें बताया गया, वी नो प्रिसाइजली कि इट इज 600 नैनोमीटर। अब जिस स्केल से कैपिटल डी को मेजर किया उसने बताया तो 1 मीटर है, लेकिन उसकी लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर की एरर आ सकती है। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल्स का मतलब ही यही होता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ को मेजर किया जाए तो जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उस मेजरमेंट में उतनी मैक्सिमम एरर आ सकती है। जहाँ पे स्मॉल डी मेजर किया गया है ये 5 मिलीमीटर मिल रहा है, लेकिन जिस स्केल से यूज़ किया गया उसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, मतलब इसमें मैक्सिमम एरर आएगी 1 मिलीमीटर की। राइट, तो ये 1 मिलीमीटर ही है ना स्मॉल डी, 5 मिलीमीटर यस, एंड इसमें जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर की है। तो पहले हमें क्या बेसिकली रिलेटिव एरर मिल सकता है इन द वैल्यू ऑफ बी। तो रिलेटिव एरर कैसे देखेंगे, दिस इज बेसिकली डेल्टा बी ओवर्स में स्मॉल बी अगर मैं करता हूँ, ये हमें प्रिसाइजली पता है, ये हमें प्रिसाइजली पता है, इन दोनों में एरर है, तो ये हो जाएगा डेल्टा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय में स्मॉल डी प्लस में डेल्टा डिवाइडेड बाय में कैपिटल डी प्लस में डेल्टा स्मॉल डी डिवाइडेड बाय में डी, दैट इज इट। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये अगर हमारी रिलेटिव एरर हो गई बी की, इट इज़ द रिलेटिव एरर इन कैपिटल डी प्लस में रिलेटिव एरर इन स्मॉल डी। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज कि कैपिटल डी हमें कितना है पता है, रिलेटिव एरर इन कैपिटल डी कितना है, जो मैक्सिमम हो सकती है, दैट इज व्हाट इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में, अब कैपिटल डी कितना है 1 मीटर, सेम यूनिट्स में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे स्मॉल डी में एरर कितनी मैक्सिमम हो सकती है 1 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, तो दिस इज हमारी 5 मिलीमीटर, इसकी मेजरमेंट 5 मिलीमीटर है, लीस्ट काउंट यहाँ पे रखेंगे 1 हो जाएगा, यूनिट्स कैंसिल कर दो पहले, दिस इज 1/100 प्लस में 1/5, 1/5 मैं कॉमन ले लेता हूँ, दिस इज 1/20 प्लस 1, राइट। तो 520 टाइम्स में 100 होता है, ऑल राइट, यहाँ पे 21 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय में 20 हो जाएगा, 20 टाइम्स में 5 क्या होता है 100 होता है, दिस इज 21 डिवाइडेड बाय में 100। तो हमसे पूछा क्या था, एब्सोल्यूट एरर पूछा था, नॉट रिलेटिव एरर, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म यहाँ से फाइंड कर देते हैं, क्योंकि रिलेटिव एरर इज बेसिकली एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय में इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है। सो हमें डेल्टा बी कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई में 100 टाइम्स में क्या करेंगे, b की वैल्यू रख देंगे। तो जो b की मेजर्ड वैल्यू, क्या मतलब है जो b की मेजर्ड वैल्यू, जो हमारा b का फॉर्मूला है इसमें जो भी मेजर्ड वैल्यू है सारी पुट कर दो, 3 हो गया टाइम्स में दस m इक्वल्स 3, हमारी वेवलेंथ है 600 टाइम्स में 10 पे पावर क्या हो गई माइनस, नैनोमीटर है -9 होता है जैसा मैं रिकॉल कर रहा हूँ, टाइम्स में क्या हो गया, कैपिटल D हमारा 1 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में स्मॉल d क्या है, स्मॉल d हो गया 5 मिलीमीटर, मतलब 5 टाइम्स में 10 पे पावर -3, ऑल राइट। फिर यहाँ पे ओवरऑल मीटर में आना चाहिए, 5 को मैंने इससे कैंसिल कर दिया कितनी बार में, 5 1 5, कितना बचा 1 बचा 2, एंड ये हो गया 120, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -6 हो जाएगा, ये इसे कैंसिल करेगा 10 पे पावर -6 टाइम्स में, फिर 3 टाइम्स में 120 कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 टाइम्स में 10 पे पावर क्या -6, तो ये हो जाना चाहिए। फिर हमारा 360 को अगर मैं लिख देता हूँ 3.60, तो टाइम्स में क्या हो गया 10 पे पावर माइनस, अब ये 4 हो जाएगा, ऑल राइट,
तो ऐसे में अगर 0.360 लिख दो टाइम्स में 10 पे पावर -3 मीटर हो गया, मतलब 0.360 मिलीमीटर। ऑलराइट, तो B क्या बेसिकली मिल गई 21, ये 21/100 में, ये तो हमारी रिलेटिव एरर थी, टाइम्स में B की वैल्यू अगर हम लोग रख दें 0.360 मिलीमीटर। फिर द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंस माइक्रोमीटर में हमें रिजल्ट चाहिए तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग इसे माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 10 से 21 टाइम्स में ये नंबर मिल रहा है 0.36, यहाँ पे 21 हो गया 630, 2 6 are 12 to 1 कैरी, 2 3 are 6 and 1 7 हो गया, इस 0 हो गया 657, यहाँ पे 0 2 zeros यहाँ पे लगा दिए, तो दिस इज 7.56 हमें मिल रहा है। 7.56 डिवाइडेड बाय में 100, हाँ दैट्स इट, 7.56 डिवाइडेड बाय में 100 मिलीमीटर। अब इस चीज़ को फिर से 100 से डिवाइड करो। इनफैक्ट मैं डिवाइड करता भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सीधे रखता हूँ कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर, 10 पे पावर 3, क्योंकि 1 मीटर में 10 पावर 3 मिलीमीटर एंड 1 मीटर में 10 पावर 6 माइक्रोमीटर। सो अकॉर्डिंगली यहाँ से 100 से ये दो zeros कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज नाउ बेसिकली 7.56 टाइम्स में क्या, टाइम्स में 10 माइक्रोमीटर, मतलब 75.6 माइक्रोमीटर्स। तो इतनी हमारी जो स्लिट विड्थ की जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है, इतनी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगी। एंड ऐसे हमारा ये 12th प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। तो इस केस में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम वेव ऑप्टिक्स का था ही नहीं, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट बताए गए थे। ये एक्चुअल में एक एरर्स एंड मेजरमेंट का प्रॉब्लम था। बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे आपने ये रिलेटिव एरर निकाल दिया जो कि इस फॉर्मूले से आपने निकाला है, एंड रिलेटिव एरर एक बार मिल गया तो एब्सोल्यूट एरर निकाल दो एज व्हाट रिलेटिव एरर टाइम्स में फॉर्मूला के अंदर सीधे मेजर्ड वैल्यूज रखने पे जो आपको वैल्यू ऑफ बी मिलती है, यू मल्टीप्लाइड बाय दैट एंड यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अगेन आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग 13 प्रॉब्लम देखते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन in the n equals 3 orbit of a hydrogen-like atom with atomic number Z at absolute temperature capital T, a neutron having thermal energy Kp capital T has the same de Broglie wavelength as that of this electron if this temperature is given by T equals this expression मैं अभी लिख दूंगा, where h is the Planck's constant, Kb is the Boltzmann constant, Mn is the mass of the neutron and A0 is the first Bohr radius of the hydrogen atom, then the value of alpha is। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, n equals 3 ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब बोर की थ्योरी सेटिस्फाई करेगा विद एटॉमिक नंबर Z। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जिसके पास थर्मल एनर्जी क्या है, Kbt है। Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके पास सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है एज इस इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम के अंदर में है, थर्ड ऑर्बिटल में होगा, एंड इसके पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज द सेम एज अ न्यूट्रॉन जिसके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी है। जब इसकी थर्मल एनर्जी Kbt होती है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तब इस टेम्परेचर को इस केस में जब दोनों की वेवलेंथ हमारी सेम है, इस केस में क्या लिख रहे हैं, Z स्क्वेयर h स्क्वेयर ओवर अल्फा पाई स्क्वेयर A0 स्क्वेयर Mn, where Mn is the mass of the neutron Kb, Z is the number what, Z is the atomic number, h Planck's constant हो गया, A क्या है, A is the radius of the first Bohr orbit। तब इस केस में अल्फा क्या होगा, यही फाइंड करना है। देखो पहले तो कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों की जो हमारे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सेम है, तो यहाँ पे अगर दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेट करोगे, इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ देखो, सो इट इज h डिवाइडेड बाय में इसका मोमेंटम क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स में द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल किसके, इक्वल है ये प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय में। अब सिंस हम लोग न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ देख रहे हैं, जिससे इक्वेट करना है, इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा, इसकी एनर्जी गिवन है,
इतनी इसके पास थर्मल एनर्जी है। सिंस हमें पता है कि एनर्जी एंड मोमेंटम इस इक्वेशन से रिलेटेड हैं, इक्वल्स पी स्क्वेयर ओवर 2m, मतलब पी स्क्वेयर रूट ऑफ 2me होता है। तो इस थर्मल एनर्जी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया स्क्वेयर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन टाइम्स में यहाँ पे हो गया kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। h से h कैंसिल कर देंगे, फिर हमें मिल जाएगा कि me स्क्वेयर ve स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m कैपिटल N kb कैपिटल T। मतलब कैपिटल T यहाँ से बेसिकली मिलना चाहिए me स्क्वेयर ve स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 2m कैपिटल N kb, इतना मिलना चाहिए, इसे इक्वेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारे टर्म्स तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, mn एंड kb दिख रहा है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन बाकी सारे टर्म्स नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग me ve को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी केयरफुल, इलेक्ट्रॉन के पास एक्चुअल में यहाँ पे कोई वेलोसिटी होती नहीं है, ये हम लोग ओल्ड क्वांटम थियोरी कर रहे हैं। तो बोर की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह ही बिहेव करते हैं, ये क्लासिकल ट्रैजेक्टरीज में फॉलो करते हैं, बट वी नो दैट द मॉडल इजंट एंटायरली करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर एक चीज़ देखिए, वी कैन स्टिल यूज द क्वांटिजेशन रूल ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ये परफेक्टली काम कर जाता है। दिस थिंग कि जो हमारी एंगुलर मोमेंटम होगी यहाँ पे इस ऑर्बिट की, दिस इज क्या हम लोग कर सकते हैं, दिस इज ऑलवेज NH ओवर में 2 पाई। N इज व्हाट, जो ऑर्बिट कंसिडर किया जा रहा है, विच इन दिस केस इज 3। तो इन दिस मॉडल जो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलनी चाहिए, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिनियर मोमेंटम टाइम्स में क्या जो डिस्टेंस है, ये रेडियस r हो गई। तो हम लोग बेसिकली कर सकते हैं me ve इज इक्वल टू NH ओवर में 2 पाई r, एंड सरप्राइजिंगली ये भी हमें करेक्ट। सो इट इज़ बेसिकली अ सरप्राइज कि बोर ने एंटायरली एक क्लासिकल मॉडल पे अपना एक क्लासिकल थियोरी पे क्लासिकल मॉडल प्रेजेंट किया ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एंड ये काम कर गई। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ सरप्राइज दैट द थियोरी वर्क्स, बट इट इज़ंट एंटायरली करेक्ट, यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल विद दैट। me ve ये हमें मिल गया। अब रेडियस क्या हो गया, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा a0, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है a0 n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में z, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं NH डिवाइडेड बाई में 2 पाई a0 n स्क्वेयर, ये z ऊपर चला गया, n से ये n कैंसिल हो गया, hz डिवाइडेड बाई में 2 पाई a0। a0 इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस। तो अब अगर मैंने me ve का स्क्वेयर देख लिया, me स्क्वेयर ve स्क्वेयर, ये इसका स्क्वेयर हो जाएगा h स्क्वेयर z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, यहाँ पे पाई स्क्वेयर हो गया, a0 स्क्वेयर हो गया। एंड एक और चीज़ यहाँ पे बची थी, n बचा था, तो n का भी क्या हो गया, स्क्वेयर हो गया। अब मैं यहाँ पे सीधे n को पुट कर ही देता हूँ। n क्या है हमारा, 3 है, n 3 हो गया, तो 3 का स्क्वेयर 9 हो जाता है, तो 9 4s are 36, तो ये हमारा हो गया 36 पाई स्क्वेयर a0 स्क्वेयर। ऑलराइट, अब me स्क्वेयर ve स्क्वेयर इतना है, तो मैं इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T था, ये कितना मिल जाएगा, दिस एंटायर एक्सप्रेशन h स्क्वेयर z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 36 पाई का स्क्वेयर, फिर a0 का स्क्वेयर, एंड यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे अब 2mn kb है, 2 36 से मल्टीप्लाई होके 72 दे देगा, एंड दिस इज मास ऑफ द न्यूट्रॉन टाइम्स में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एंड इसे हमें किससे इक्वेट करना है, क्योंकि बताया गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इतना है। वी हैव बीन टोल्ड दैट दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 72 की जगह अल्फा बताया गया था। सो वी बेसिकली नो, हियर यू हैव m कैपिटल N, K कैपिटल B, कि दिस वॉज टोल्ड टू बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम लोगों ने खुद टेम्परेचर कैलकुलेट किया, इतना मिला, एंड देन अल्फ़ा पूछा गया था। यू बेसिकली सी कि अल्फ़ा ये यहाँ पे 72 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई क्या, 72। तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। बेसिकली क्या यूज़ करना था, हम लोगों ने बोर की क्वांटिजेशन रूल एंगुलर मोमेंटम की यूज़ किया, दैट इज़
कि ये जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, सो ये हो जाएगा इस केस में इसका लिनियर मोमेंटम me टाइम्स v टाइम्स में इसका रेडियस हो गया किसके इक्वल, nh/2π के इक्वल होता है। रेडियस हम लोगों ने पुट किया a0 टाइम्स n स्क्वायर ओवर कैपिटल Z। तो यहाँ से हमें क्या बेसिकली मिल गया, यहाँ से हमें मास टाइम्स में वेलोसिटी इसकी मिल जाती है, उसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, ये हमें नंबर मिल जाता है। फिर भी क्योंकि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसकी जो लिनियर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की ये पुट करते हैं एंड ये इसमें एक्चुअल में सब्सटीट्यूट भी करेंगे एंड दैट इक्वल्स क्या, h ओवर में इसकी जो स्क्वायर रूट ऑफ 2m टाइम्स में इसकी जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी की वजह से इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी एंड ऑब्वियसली यू नो कि एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है एंड ऑल दैट। वेल न्यूट्रॉन सर्टेनली मूव करे, उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इट इज़ अ मोर जनरल कॉन्सेप्ट कि आपके पास इतनी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है तो उतनी एनर्जी की वजह से इसके पास इतनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है। सो ये बेसिकली डायरेक्टली पुट द थर्मल एनर्जी हियर एंड दिस इज सर्टेनली p स्क्वायर ओवर 2m से हम लोग इक्वेट किए हैं। सो वी आर ट्रीटिंग द थर्मल एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी एंड एक चीज़ तो आपको पता है कि थर्मल एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी भी ही होती है ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो वी आर बेसिकली इक्वेटिंग देम एंड तब यहाँ से हम लोगों ने p एज स्क्वायर रूट ऑफ 2me देखा था, वी हैव पुट इट राइट हियर। टेम्परेचर यहाँ से निकल गया, इक्वेटेड विद इट्स ओरिजिनल एक्सप्रेशन एंड अल्फा निकल के आ गया 72 है। एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व द 13th प्रॉब्लम एंड हम लोगों ने इसका सेक्शन 3 भी सॉल्व कर लिया है एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।